नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। क्या किसी पाकिस्तानी को अब भारत नहीं आना है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान ने जो किया है वो आतंक की फैक्ट्री बन चुके पाकिस्तान की सोच में तो फिट बैठता है, लेकिन किसी देश की सोच में फिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि किसी दूसरे देश के नागरिक को पकड़कर उसे झूठे केस में फंसाकर फांसी की सजा देना पाकिस्तान आग से खेल रहा है, जिसमें उसके बुरी तरह से जलने की वार्निंग आज भारत ने दे दी है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट द्वारा फांसी की सजा के ऐलान की अचानक खबर ने कई बड़े सवाल उठाए हैं कि जो देश आतंकवादियों को पालता है, उनके पैर दबाता है, वो दूसरे देशों के नागरिकों का गला दबाने लगेगा तो फिर इसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा। अगर फांसी पर लटकाना है तो आतंकवादी हाफिज सईद को पाकिस्तान फांसी पर क्यों नहीं लटकाता? भारतीय लॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी। जासूसी के नाम पर पहले सरबजीत और अब कुलभूषण जाधव का केस। फर्जी अरेस्ट, फर्जी कहानी और फर्जी सुनवाई पर फांसी की सजा। भारत के नागरिक को फर्जी केस में फांसी देगा पाकिस्तान। क्या किसी पाकिस्तानी को अब भारत आना जाना नहीं है? आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान की हत्यारी सोच का विश्लेषण। जिस देश की सरकार, सिस्टम और आर्मी हाफिज सईद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के पैर दबाती हो, जिसके खिलाफ आतंकवाद फैलाने के पक्के सबूत हों, वो देश अगर दूसरे देशों के उन नागरिकों का गला दबाने लगे जिनके खिलाफ कोई भी सबूत न हो, सिर्फ फर्जी कहानी के आधार पर कूटनीति में ब्लैकमेल करने के लिए फर्जी केस बनाया गया हो, तो ये बहुत हैरान करने वाला नहीं है। लेकिन अगर भारत के नागरिक को वो फर्जी केस में फंसाकर फांसी पर लटकाने का फरमान जारी करता है तो पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि उसके भी नागरिक भारत आते जाते रहते हैं। Amounts almost to blackmail, but then anything is possible in Pakistan. After all, they hanged a prime minister of theirs. Having said that, I'm sure that sanity will prevail. Let's not get into that. As I said, whether he's a spy or not a spy, because if somebody were to be serious about this, then it'll have very serious repercussions. After all, there are Pakistanis in India also, and Pakistanis come and go. कुलभूषण जाधव को फांसी पर लटकाने की सजा पाकिस्तान की हत्यारी सोच है, जो अपने देश के आतंकवादियों को तो पालती है, लेकिन दूसरे देश के नागरिकों को फर्जी केस में फंसाकर उसे फांसी पर लटकाने की सोच रखती है। यही सरबजीत सिंह के मामले में पाकिस्तान ने किया था और यही कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी ने आज अचानक एक बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने कथित तौर पर 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से अरेस्ट किया था। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने जासूसी करने के आरोप लगाए थे और उसे रॉ एजेंट बताया था। लेकिन कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान को सीधे सीधे वार्निंग दी है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तुरंत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तलब किया और साफ साफ कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी दी गई तो ये पाकिस्तान द्वारा सीधे सीधे एक भारतीय नागरिक की सोची समझी हत्या मानी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव का पिछले साल ईरान से अपहरण किया गया था। जाधव पाकिस्तान में थे, इसके कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। भारत ने पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के जरिए बार बार पाकिस्तानी सरकार से कहा कि कुलभूषण जाधव से भारत सरकार के अधिकारियों को मिलने दिया जाए। 13 बार कहने के बावजूद भी पाकिस्तान ने एक बार भी जाधव से मिलने नहीं दिया। जाधव के खिलाफ जासूसी के कथित केस में जो सुनवाई हुई वो पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार को यह भी नहीं बताया गया कि जाधव के खिलाफ सुनवाई हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी का दावा है कि जाधव को वकील दिया गया, जो पूरी तरह से झूठ है। अगर इस तरह से भारतीय नागरिक को कानून और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी करके सजा दी गई तो भारत सरकार और भारत के लोग इस केस को सुनियोजित हत्या की तरह मानेंगे। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ठीक उसी तरह से हत्या पर आमादा है जिस तरह से उसने सरबजीत सिंह के साथ किया था। पंजाब के तरन तारण के किसान सरबजीत सिंह 1990 में गलती से सीमा पार चले गए थे। उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और जासूस बताकर फर्जी सुनवाई के जरिए मौत की सजा सुना। सरबजीत सिंह को रिहा करवाने में भारत ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन अप्रैल 2013 में लाहौर की जेल में ही उनकी हत्या कर दी गई।
मोदी जी को हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मोदी जी तुरंत हमारे देशवासियों को मिलने की इजाजत दीजिए। हम यादव के बारे में आपसे मिलना चाहते हैं और मैं तो चाहती हूं कि देश के अंदर इस तरह से लहर चले और हमारे प्रधानमंत्री जी को तुरंत वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करके स्टे लेना चाहिए। पाकिस्तान को हमने बहुत बार देख लिया, हम उन्हें समझ चुके हैं। अब समय नहीं है हमें ये देखने के लिए कि हम पहले कार्रवाई को देखें, वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सुने। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, हमें हरकत में आना चाहिए, वरना सरबजीत वाला भगवान न करे कि कहीं ऐसा खमियाजा हम दोबारा। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने शुरू से लेकर अब तक झूठ पर झूठ बोला है। सबूत के नाम पर कुलभूषण जाधव के एक रिकॉर्डेड वीडियो का हवाला पाकिस्तानी सेना देती रही है, जिस वीडियो की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल उठते रहे हैं। भारत सरकार ने बार बार कहा कि कुलभूषण जाधव भारत सरकार से संबंधित नहीं है, वो सामान्य नागरिक हैं जिन्हें किडनैप करके पाकिस्तान लाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का फर्जी केस बनाकर इसे डिप्लोमेसी में ब्लैकमेल करने वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का फर्जी केस तब बनाया जब पठानकोट हमले में उसके पालतू आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सीधे हाथ होने के पक्के सबूत आए थे। इस केस के जरिए पाकिस्तानी आर्मी और सरकार खुद को बचाने में लगी थी। लेकिन जब कुलभूषण जाधव का फर्जी केस भी पाकिस्तान के लिए फायदा नहीं दिला पाया, तो वो उसे अचानक फांसी की सजा देकर घरेलू स्टंट करने और ब्लैकमेल करने की आखिरी कोशिश में लग गया है। लेकिन पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि वो आग से खेल रहा है। आज तक ब्यूरो। आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान कैसे कुलभूषण जाधव के मामले में झूठ की फैक्ट्री बन गया, ये हम एक एक करके आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने झूठ बोला कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान के मशकल से पकड़ा गया। भारत ने साफ कहा कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान लाया गया था। पाकिस्तान ने झूठ बोला कि कुलभूषण जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। भारत ने साफ कहा कि जाधव भारत सरकार से संबंधित नहीं, वो एक कारोबारी है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का कबूलनामे वाला एक वीडियो सबूत के तौर पर दिखाया। भारत ने साफ कहा है कि वो वीडियो फर्जी है। करीब 6 मिनट के वीडियो में 102 बार एडिटिंग की गई। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाने और जासूसी करने के आरोप लगाए। भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सच्चा है तो जाधव से भारतीय अधिकारियों को मिलने क्यों नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई करके सजा देने की बात कही है। भारत ने कहा है कि ट्रायल की बात छुपाई क्यों गई, मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई क्यों की गई। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने के लिए वकील देने की बात कही है। भारत ने कहा कि खुद पाकिस्तानी अधिकारियों ने माना है कि सबूत नहीं है, वकील देने की बात भी झूठी है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का पूरा फर्जी केस डिप्लोमेटिक लेवल पर ब्लैकमेल करने के लिए बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान की चाल फ्लॉप हो गई तो वो फर्जी ट्रायल की कहानी बनाकर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा देने की खबर के स्टंट के साथ आ गया। जबकि 5 महीने पहले पाकिस्तानी सरकार के अधिकारी कह रहे थे कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं है। दिसंबर में पाकिस्तानी सरकार ने कहा कोई पक्के सबूत नहीं। 5 महीने बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अचानक फांसी की सजा दे दी। झूठा केस बनाकर दूसरे देश के नागरिक को फांसी की सजा। पाकिस्तान के मानसिक असंतुलन का विश्लेषण। आज भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इसी केस में 5 महीने पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा था कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं है। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के नाम पर झूठा केस तैयार किया और जब इस झूठे केस से बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद उसे 1 साल में कूटनीतिक स्तर पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो अचानक उसे फांसी की सजा देने वाली खबर आ गई। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि किसी दूसरे देश के नागरिक को पकड़कर उसे फर्जी तरीके से फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी जाए। No, this is absolutely unacceptable. I mean, this is essentially a crime in the making if it actually happens. I'm only hoping that this is at the moment merely a sort of dabaw, an act of pressure, and that eventually this is a matter the two governments will have to discuss and decide. We have never done any such thing, and it seems completely horrific that Pakistan would contemplate such an action. सबूत के नाम पर कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के पास क्या है? सिर्फ एक फर्जी वीडियो जिसमें कथित तौर पर
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में जासूसी करने की बात कबूलते हुए पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसियों ने बनाया। 358 सेकंड के वीडियो में 102 कट वाले इस फर्जी वीडियो के आधार पर पाकिस्तान ने झूठा केस तैयार किया। सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले कुलभूषण जाधव, जिन्हें पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोप में पकड़ा था, उनका सरकार से कोई संबंध नहीं था। वो कारोबारी थे जिन्हें किडनैप करके ईरान से पाकिस्तान लाया गया था और फिर पाकिस्तान ने जासूसी की झूठी स्क्रिप्ट के सहारे भारत के खिलाफ एक केस तैयार करने की कोशिश की। देखिए, वो इंडियन नेवी से तो वो रिटायर्ड हो चुके थे उस वक्त, और उनके दिमाग में वही था कि बिजनेस करने का। तो जब नेवी में थे तभी उसने हमें कहा था कि भाई मैं तो अभी रिटायरमेंट लेके बिजनेस करने वाला है, तो तुमको भी साथ में ज्वाइन करूँगा, ऐसा उसका ख्याल था। बोला हम लोग भी तभी जवान ही थे उसके बराबर, तो उसके दिमाग में वही था कि बिजनेस का ही दिमाग था। 46 साल के कुलभूषण जाधव से कभी भी पाकिस्तानी सरकार ने भारतीय अधिकारियों को मिलने नहीं दिया, जबकि इसे लेकर पाकिस्तान से 13 बार कहा गया। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी आर्मी ने अपने अवैध कब्जे में रखा। ये भी पता नहीं चला कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। अचानक फांसी की सजा सुनाने की खबर आ गई और भारत सरकार को उसी दिन वही टाइम पे हमने गुहार लगाई थी कि भाई जो सरबजीत के साथ हुआ वो शायद इनके साथ भी कर सके पाकिस्तान। तभी हमने कहा था कि वो इनोसेंट है, उसको उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है। खबरदार में अब हम कश्मीर के अशांति दूतों की करतूतों का ऑडियो वीडियो विश्लेषण करेंगे, जिनकी वजह से कश्मीर में न के बराबर मतदान हुआ। रविवार को कश्मीर में लोकतंत्र पर भारी पत्थरबाजी हुई और लोकतंत्र को गंभीर चोटें आई, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। श्रीनगर संसदीय सीट पर रविवार को हुए उपचुनाव में महज 7% वोटिंग और 200 से ज्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं। कहीं पोलिंग बूथ पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए, कहीं ईवीएम मशीनें लूट ली गईं, कहीं चुनाव कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया, कहीं मतदान केंद्र बने स्कूल को आग लगा दी गई, कहीं भारत विरोधी नारेबाजी और हिंसक प्रदर्शन हुए, कहीं सुरक्षा बलों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। यानी कश्मीर के अशांति दूतों ने पूरे चुनाव को कैप्चर कर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कश्मीर में अब तक की सबसे कम वोटिंग हुई और श्रीनगर अब तक की सबसे बड़ी चुनावी हिंसा का गवाह बना। यह लोकतंत्र पर कश्मीर के अशांति दूतों का सबसे बड़ा अटैक है, जिसने शांतिप्रिय कश्मीरियों से उनका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया। रविवार को श्रीनगर में जो हुआ, उसके बाद श्रीनगर में आतंकवादियों और अलगाववादियों के विस्फोटक गठजोड़ को साबित करने वाले सबूत बिखरे पड़े। तो वहां लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की। ये हुआ रात 12:30 बजे करीब, जब हमने देखा तो इसको आग ने पूरा लपेट में ले लिया था। There were more than 200 incidents all over this constituency, and more so, and particularly in Budgam district. Total number of votes polled so far today was little above 80,000. मतदान 7%, मौतें 8। रविवार को कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में लोकतंत्र पर कश्मीर के अशांति दूत भारी पड़ गए। श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 1500 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस सीट पर कुल 12,60,000 मतदाता रजिस्टर हैं, लेकिन महज 80,000 से कुछ ज्यादा मतदाता ही मतदान करने पहुंचे। वोटिंग परसेंटेज रहा 7.14%। The total votes polled
That the final figure is yet to be arrived because we have some few of the presiding officers are still compiling their figures. But total number of votes polled so far today was little above 80,000, which makes the polling percentage as 6.5, which is much less than 26%, which was polling percentage in the last parliamentary election 2014. और इस तरह कश्मीर की श्रीनगर संसदीय सीट के उपचुनाव में लोकतंत्र पर कश्मीर के पत्थरबाज और अलगाववादी भारी पड़ गए। मतदान के दौरान हिंसा की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। इन घटनाओं में एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हुई। सुरक्षा बलों और चुनाव कर्मचारियों समेत 120 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी घायल हुए। There were more than 200 incidents all over this constituency and more so, and particularly in Budgam district. These incidents included stone pelting, petrol bomb attacks. There were firing incidents. EVMs was also damaged in this process, but many of these EVMs were received back. यानी कश्मीर के मतदाताओं ने रविवार को अब तक की सबसे कम वोटिंग का इतिहास बनाया और अलगाववादियों और आतंकवादियों के आदेश पर कश्मीर के अशांति दूतों ने अब तक की सबसे बड़ी चुनावी हिंसा को अंजाम दिया, जिसकी तस्दीक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की ये धमकी करती है। बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि वो वोट डालने से दूर रहे, इलेक्शनों से दूर रहे, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि तागूती निज़ाम का वोट डालना हराम है, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है। बाकी जो लोग शरीयत के मुखालिफ है वो तो वही लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं जो अल्लाह ताला के नाज़िल करदा अहकाम पर ईमान तो लाते हैं लेकिन अपने मामलात का फैसला करने के लिए तागूत के पास जाते हैं। इनको तो शैतान ने भटका रखा है। इसलिए वोटिंग के दौरान कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। अब जो कोई भी हमारे शहीद भाइयों के साथ गद्दारी करेगा, हमारी कौम के साथ गद्दारी करेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह सजा देके रहेंगे हर एक बंदे को। आतंकवादियों और अलगाववादियों ने श्रीनगर में वोटिंग का बहिष्कार किया था, जिसका असर श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में मतदान केंद्रों पर दिखा। श्रीनगर की लोकसभा सीट में ये तीनों जिले आते हैं। बडगाम के गलवानपोरा मतदान केंद्र में मतदान का विरोध कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने चुनाव कर्मचारियों को 5 घंटे तक मतदान केंद्र में बंधक बनाए रखा। प्रदर्शनकारी खुलेआम चुनाव का विरोध और देश विरोधी ताकतों का सपोर्ट कर रहे थे। सबसे ज्यादा हिंसा बडगाम में ही देखने को मिली, जहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प में कुल 5 लोग मारे गए। बडगाम जिले के पाखेरपुरा और बीरवाह इलाके में 2 लोगों की मौत हुई और मागम कस्बे में एक प्रदर्शनकारी की मौत सुरक्षा बलों की गोली से हुई। गांदरबल के एक पोलिंग बूथ पर तो प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर दिया। भीड़ ने एक मतदान केंद्र पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद सुरक्षा बल ने भीड़ को काबू में करने के लिए फायरिंग की। कई जगहों पर पोलिंग रुकवाने के लिए पत्थरबाजों ने पुलिस और जवानों पर पत्थरबाजी भी की। कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन के बाद बडगाम जिले में तकरीबन 70% मतदान केंद्रों को मतदान कर्मियों ने छोड़ दिया। बडगाम जिले के शोपिया में मतदान केंद्र बनाए गए एक सरकारी स्कूल की इमारत को कश्मीर के अशांति दूतों ने आग के हवाले कर दिया। श्रीनगर के खायनार इलाके में तो मतदान केंद्र बनाए गए एक सरकारी स्कूल के अंदर कम तीव्रता का धमाका भी हुआ। रविवार को श्रीनगर में जो हुआ वो लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बन गया। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र पर अशांति दूत एक बार फिर भारी पड़ गए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कुछ लोगों को यह बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच यही है कि श्रीनगर के संसदीय उपचुनाव में अशांति दूतों के आगे लोकतंत्र हार गया। वरना कश्मीर के इतिहास में इतनी कम वोटिंग और इतनी ज्यादा चुनावी हिंसा पहले कभी दर्ज नहीं की गई।
1990 के दशक में भी नहीं, जब कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले श्रीनगर संसदीय सीट पर सबसे कम 11.93% मतदान 1999 में हुआ था, जब उमर अब्दुल्ला ने वर्तमान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हराया था। वर्ष 2014 के आम चुनाव में भी इस सीट पर 26% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार तो हद हो गई, सिर्फ 7% मतदान। यह भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि कश्मीर में लोकतंत्र की राह में पत्थर बिछाने वाले कश्मीर के अशांति दूतों की करतूतों ने एक बार फिर कश्मीर में अमन की आशा की नींव हिला दी। लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ आतंकवादी और अलगाववादी नहीं हैं, बल्कि वो लोग भी उतने ही बड़े जिम्मेदार हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कश्मीर को हिंसा की आग में धकेलने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं और पत्थरबाजों के हिमायती बने फिरते हैं। आपको याद होगा, कश्मीर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे फारूक अब्दुल्ला ने मतदान से ठीक पहले कश्मीर के अशांति दूत पत्थरबाजों की शान में कसीदे गढ़े थे। आज वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो बड़ी ही बेशर्मी के साथ कश्मीर की सबसे बड़ी चुनावी हिंसा को सरकार की नाकामी बता रहे हैं। जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा, मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। The election should have been peaceful. That is what elections are. People have to show their presence and support whoever they want to. That is the first and foremost thing about freedom of this nation. But unfortunately, this government has failed in giving that peaceful atmosphere to the people so that they can come out and vote. वैसे भी अगर पत्थरबाजों की हिमायत करके चुनाव में जीत मिल जाए तो बड़े से बड़े नेता की नीयत डगमगाना बड़ी बात नहीं है, फिर चाहे कश्मीर में लोकतंत्र हार जाए या दम तोड़ दे। इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला के मुंह से पत्थरबाजों की तारीफ सुनकर हैरानी नहीं होती है। अब हो सकता है कि महज 7% वोटिंग के आधार पर फारूक अब्दुल्ला जीत जाएं या शायद हार जाएं, लेकिन जो भी जीतेगा उसे यह दावा करने का नैतिक हक तो कम से कम नहीं होगा कि उसे जनता ने चुना है, क्योंकि 7% वोटर 93% वोटरों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। और अब हम आपको श्रीनगर उपचुनाव में हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। गृह मंत्रालय ने आज तक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को कश्मीर में 2 संसदीय सीटों पर चुनाव टालने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने लिखित में चुनाव आयोग को कहा था कि कश्मीर में मौजूदा हालात में चुनाव करवाना मुश्किल होगा। गृह मंत्रालय की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने तय कार्यक्रम के मुताबिक श्रीनगर में चुनाव करवाए और अब 12 तारीख को अनंतनाग में चुनाव होंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर उपचुनाव में इतनी बड़ी चुनावी हिंसा को अलगाववादियों की शह पर अंजाम दिया गया। कश्मीर में 10-15 सालों के दौरान एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में हिंसा की घटनाएं नहीं हुई। श्रीनगर के संसदीय उपचुनाव में कश्मीर के अशांति दूतों के उत्पात के बाद 12 अप्रैल को अनंतनाग संसदीय सीट का उपचुनाव करवाना चुनाव आयोग और सरकार के लिए चुनौती बन गया है। उम्मीद है कि अनंतनाग में लोकतंत्र जीतेगा और पत्थरबाजों की हार होगी, क्योंकि कश्मीर का हित लोकतंत्र के हाथ में है, पत्थरबाजों के हाथ में नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे हैं, इसमें दो राय हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी मेजबान टॉप क्लास के हैं। और आज पीएम मोदी की मेहमान नवाजी के कायल लोगों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल का नाम भी शामिल हो गया। रविवार को वो 4 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। आज दोपहर को पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मैल्कम टर्नबुल को दिल्ली दर्शन के लिए ले गए। सबसे पहले मोदी और टर्नबुल हौज खास मेट्रो स्टेशन पहुंचे, फिर दोनों प्रधानमंत्री मेट्रो में सवार होकर अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं की आपस में बातचीत चलती रही। खास बात यह थी कि इस दौरान मेट्रो स्टेशन को आम लोगों के लिए बंद नहीं किया गया। मेट्रो में सफर के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने अपने फोन से पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। मेट्रो से मोदी और टर्नबुल अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां दोनों ने अक्षरधाम में स्वामी नारायण के दर्शन किए। अक्षरधाम मंदिर परिसर में टहलते हुए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को मंदिर का सांस्कृतिक इतिहास बताया। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने बैटरी कार में बैठकर अक्षरधाम मंदिर परिसर का चक्कर लगाया। फिर दोनों ने सांस्कृतिक नौका विहार के साथ सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आनंद लिया। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।